हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आइए बेटा शुरू करते हैं अपनी एक और यूनिट की ओर बढ़ते हैं। कौन सी यूनिट सर? यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर में? आइए पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे कर लूं। तो कौन सी बातें बेटा? यूनिट का नाम तो है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, लेकिन मुद्दा क्या है इस पूरी यूनिट में चलने क्या वाला है, आइए बात कर लेते हैं। बेटा इस पूरी यूनिट में चलने वाला है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात, और क्या है वो बातें और कैसे टॉपिक पढ़ना है, आइए स्टार्ट करता हूं। तो बेटा प्लीज सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है कि जो बोल रहा हूं उसको सुन लो बस। बहुत काम की बातें हैं, अगर ये सुन लिया तो पूरा टॉपिक माइंड में बैठ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहां पर, कि जिन बिजनेस की आप बात कर रहे हो, जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हो, इंडिया में बात कर रहे हो, तो वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पॉइंट इज, एक मुद्दा यहां पे निकल के आता है कि सर दो तरह की पॉलिसी की बात करने वाले। क्या बात? दो तरह की कौन सी सर? एक होता है प्री इंडिपेंडेंस, एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपकी पॉलिसी के पार्ट को प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके हम पढ़ते हैं कि अगर मान लो आपके सिलेबस में जो बात की गई है वो बात की गई है पोस्ट इंडिपेंडेंस। सर क्या थोड़ा सा इकोनॉमी से? हाँ बेटा, ये इकोनॉमी की बात ही की गई है इस यूनिट के अंदर। बेसिकली आपके पास आपकी गवर्नमेंट की बात की गई, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज है। एज यू ऑल नो, आप पढ़ चुके हैं, आप ये जानते भी हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज है। आप पढ़ चुके हैं बेटा, आप पढ़ चुके हैं कि मार्केट इकोनॉमी, बोलो याद है या नहीं है? आप पढ़ चुके हैं मार्केट इकोनॉमी, जिसे कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं अपने पास सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे आपने कहा था कमांड इकोनॉमी भी कहा था। हाँ या ना? हाँ पढ़ा था सर। कमांड इकोनॉमी जो लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया की हमने बात की थी। हमने ये भी पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात की थी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास 5 नेशंस की बात होती है, ब्रिक्स बोलते हैं उसको। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं बेटा। अगर मैं बोलूं आपको, सुनते रहो ध्यान से। फर्स्ट इज ब्राजील, आर इज रशिया, सुनते रहो समझाऊंगा, आई इज इंडिया, सी इज हेयर चाइना। चाइना के अंदर चाइना एक कमांड इकोनॉमी भी, और चाइना कमांड के साथ साथ मिक्स्ड इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बीसीके वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, लिसन टू मी। एज फॉर साउथ अफ्रीका, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तो नेशन है वो वाले जो कि आपके पास अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, उभरते हुए जा रहे हैं, अपने पास रिकवरी मोड पे चल रहे हैं। बट मुझे बताओ ऐसी इकोनॉमी जो ऑलरेडी डेवलप इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, सर ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है पूरी तरह से, क्या बनेगा कैसे नहीं बनेगा, सारी बातें पढ़ चुके हो। बट पॉइंट यहां पर, टॉपिक क्या है यहां पर है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, अब सिंपल सी बात, हर एक इकोनॉमी में हर एक गवर्नमेंट अपनी साइड से अपने हिसाब से पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। बट आपकी इस पूरी यूनिट में एक्चुअली में ऐसा है क्या जो पढ़ना है हमें और जो पढ़ाना है हमें? तो बात यहां पे करता हूं। एक तो आपके पास में इसमें आने वाला है एलपीजी की बात। एलपीजी आपने सुना होगा, अपनी इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पाठ पढ़ा था आपने कि सर 1991 के अंदर एक पॉलिसी, इसको 1991 को आप बोलते हो ना अपने पास में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन तीनों की बात यहां की गई है, बट किस तरह से की गई है, बहुत बेसिक छोटा पार्ट बनता है। तो इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बताने वाले हैं। और उससे पहले सुनो ध्यान से बात को। अब मैंने बोला कि बात कर रहा हूं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, मतलब 1947 के बाद की बात हम करने वाले हैं, और उसी के ऊपर आपकी यूनिट टिकी हुई है बेटा। अब मुद्दा ये नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं यहां पर, मुद्दा ये है कि बिजनेस कैसे वर्क करते हैं। और सिंपल सी बात ना, बात सोचो, देखो बिजनेस किसका पार्ट है? अब भाई कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, ये है कहां पर? है तो कंट्री के अंदर ही, इकोनॉमी के अंदर ही। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज लेगी, एग्जांपल जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो आप सुनते हो अपने पास में, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारा जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो इकोनॉमिक पॉलिसी सुनते आए हो, चाहे नोटबंदी हो या रिमोनेटाइजेशन हो, तो आप सब कुछ पढ़ते हुए आए हो। तो इन्हीं पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट, क्वेश्चन, क्या इन पॉलिसी का इंपैक्ट आपके यहां पर इंडिया में या किसी और इकोनॉमी में जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रही है, क्या वहां के बिजनेस पर नहीं पड़ता? पड़ता है सर। क्या वहां के बिजनेस पड़ता? पड़ता है सर, बिजनेस से फर्क। तो पॉइंट इज, वो कैसे फर्क पड़ता है, तो ये जानने से पहले जानेंगे हमारे पास की पॉलिसी कौन से टाइप की है। तो इसी पर पूरा यूनिट है। तो हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस को। अगर मैं बोलूं बेटा, पोस्ट इंडिपेंडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे पॉइंट। एक तो है 1950 के बाद से, वीकेंड से इसको मैं ऐसा लिख के लिखता हूं कि 1947 के बाद, आफ्टर 1947 टू कब तक? 1990।
1947 से लेके 1990 तक के पार्ट को एक साइड करता हूं और सेकंड 1991 से लेके अभी तक जो आगे तक चल रहा है आपके पास जो चल रहा है ये उसमें डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपके पास में इस पूरी यूनिट का जो फोकस है वो आपके पास में इस फेज के ऊपर है बेटा, इस फेज के ऊपर है कि इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चेंज हुई, कैसे पॉलिसी स्टार्ट हुई, कैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेंटेन किया, क्या ये एलपीजी क्या है। ये एलपीजी बच्चे पढ़ चुके लेकिन फिर भी बता रहा हूं, समझाऊंगा पूरा पॉइंट क्या है। ये एलपीजी क्या है, यहां पर मैं आपको ये पढ़ाने नहीं है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, नहीं, ये पार्ट तो खुद भी पढ़ सकते हो। यहां मैं ये पढ़ाने आया हूं कि आप जिस एफडीआई का नाम सुनते हो, आप जिस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते हो, आप जिस एफआईआई का नाम सुनते हो जिसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो मेन जो क्वेश्चन हमारा है इसके ऊपर चलने वाला है, एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है। और एफडीआई की रिगार्डिंग ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको पहली बार पता चलेगा, पहली बार सुनोगे कि एफडीआई इकोनॉमी, एफडीआई होती क्या है, एफडीआई का किसी भी इकोनॉमी के अंदर एंट्री कैसे होता है, किसी के अंदर नहीं, हम बात करेंगे इंडिया में एफडीआई की एंट्री कैसे है, कौन से रूट के थ्रू आता है, डुअल रूट क्या होता है, परमिशन रूट क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरी यूनिट डिपेंडेंट है अगर मैं बोलूं आपके पास में इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा हुआ, आपने बाकी पार्ट तो फिर भी सुना हुआ है कि एल क्या है, पी क्या और जी क्या है। भाई स्टार्ट करते अपने पार्ट को और शुरुआत करते हैं कि कैसे टॉपिक है। वन बाय वन अपनी नोटबुक निकाल, अपना आईसीआई मॉड्यूल निकाल लो और पेन से लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते पढ़ना। चलिए, तो सर स्टार्टिंग से अगर बताऊं आपको मैं, तो आपकी यूनिट वाइज पार्ट अगर यहां देखें तो पहला इंडियन पॉलिसी, अगर पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार की बात करें, बात कर रहे हैं कि आफ्टर 1990, आपको पता होना चाहिए 1991 में 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। ये रिफॉर्म्स के रूप में क्या था, ये एलपीजी जो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये तीन पॉलिसी इंडिया में लॉन्च की गई थी। अगर ये लॉन्च नहीं की जाती तो आज आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी भी नहीं। क्या बोल रहे हो सर? हाँ बेटा, सिंपल सी बात, एक ऐसी इकोनॉमी जिसका कोई नामो निशान नहीं होता, ऐसी इकोनॉमी बन जाती है। रीजन बीइंग, सारा रीजन क्यों बोल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि रीजन बीइंग बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही अफेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमी को। इकोनॉमी वाले जो वहां पर बिजनेस रन कर रहे हैं वो कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने पास में पॉलिसी आउटकम क्या रहा, एफडीआई। मेनली जो टॉपिक हमारे पास बढ़ने वाला है वो बनने वाला है, एक तो बनने वाला है एफडीआई क्या होता है, एक बनने वाला है एफआईआई क्या होता है, और इसका इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या कंसर्न बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुछ बातें करता हूं, कुछ स्टोरी सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सर, स्टोरी बेटा है, अब जो बोलूंगा उसे सुनते रहना ध्यान से, क्योंकि ये आपका एक नोट मेकिंग भी होने वाला है पार्ट, अभी जो बताने वाला क्या सर, लिसन टू मी। एज यू ऑल नो, अगर हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में देश को आजादी मिली। ब्रिटिशर्स इतना लूट खा चुके थे यहां से, लिसन टू, सुनते रहो भाईजान से, प्लीज ये कहानी सुन लो, आपको ये पूरी पॉलिसी का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्या है एल, क्या है पी, क्या है जी, क्या एफडीआई, क्या एफआईआई, सारे पढ़ के समझ में आएगा आपको पार्ट में। बट स्टोरी सुन लो, उसके बाद में इस यूनिट में कुछ बचेगा नहीं आपके लिए। लिसन टू मी, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर 1947, 1947 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हिस्ट्री का पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आता है हमारे पास में, उसे बोलता है प्री इंडिपेंडेंस। 1947 से पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड क्या हाल था कंट्री का, और आफ्टर 1947 क्या हाल था कंट्री का। आइए शुरू करता हूं बेटा, लिसन टू मी। आप क्या जानते हैं बेटा, 1947 में जब आपको जो फ्रीडम मिल चुका था, अब सुनते रहो ध्यान से, बहुत सारी बातें ऐसे बोलूंगा जो आपको पता है, बहुत सारी बातें ऐसे जो आपको नहीं पता है बेटा। लिसन टू मी, 1947, इन 1947 जैसे फ्रीडम हुआ, उसके बाद से अगर मैं बात करूं इन 1948, 1948 के अंदर आप जानते हैं इंडिया की हालत क्या थी, कि सर उस टाइम पे भी $1, कुछ बातें शॉर्ट में बोलूंगा, $1 इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज, 1 इंडियन रुपीज। ये हाल था उस टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का। पहले कुछ कहानी सुनो ताकि समझ में आए कि क्या पढ़ने जा रहे हो। यह हाल था उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट का, मतलब कि इक्वल यूनिट। और अगर मैं आपसे आज के लिए पूछूं, बताना बेटा बताना, 2020 और 21 की हालत कैसी है? सर हालत ये है कि $1 इज इक्वल टू अराउंड 72 रुपीज। इज एम करेक्ट? हाँ सर, अराउंड इतना ही है सर। तो आप लोगों को लगता है, लोगों को लग रहा है यार बढ़िया इकोनॉमी हो रही है, बढ़िया नहीं बोलते, जितना आपका एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। लिसन टू मी, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट।
फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ने का मतलब होता है बेटा आपकी इकोनॉमी, आपकी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होना। इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन इन इंडियन करेंसी। अगर आपकी ऐसा अगर होता है, रिटर्न रेट बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है, बता भी मैंने पिछले से बात की थी इस बारे में, कि अगर यूएस वाले अपनी करेंसी की 1 यूनिट देंगे और आपको उसके बदले पे करना पड़ेगा 72 यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इससे की वैल्यू गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ऐसा क्या हुआ बेटा कि आप 1948 में, जबकि उस टाइम पे इतने लोग मर चुके थे फ्रीडम फाइटर्स, हमें इतना जरा ह्यूमन कैपिटल का नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी इकोनॉमी ऐसी कंडीशन पे थी, बट ऐसा क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी इस तक पहुंच गई। मतलब सिंपल सी बात, जब आजाद नहीं थे, जब फ्रीडम नहीं था, तब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आज हालत ये पहुंच गई। जानते हो किसके पीछे रीजन क्या है? ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और जो हम आज बात करने वाले हैं वो बातें होने वाली है हमारे इसी टाइम पीरियड के बीच में कि 1948 के बाद से, 47 के बाद से क्या हालत रहा। अब बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं, सुनते रहो ध्यान से। क्या आप लोग जानते हो इंडिया के अंदर आपने सुने होंगे 5 ईयर प्लान? सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स नहीं, बेटा पूरी तरह इकोनॉमिक्स से ही कनेक्टेड है बेटा, पॉइंट तो भी वही है। अभी ऐसे ही मैं दिखाऊंगा कहां लिखा हुआ है। तो ये बात है 1951 की, 1951 की बात है। अब कहानी सुनो जो बोलने वाला हूं, ये बात है 1951 की। ये इस टाइम में आपने सुना होगा कि सर 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए थे, रिमेंबर? ये सारी बात सुनने के बाद में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना पड़ेगा जो बता रहा हूं मैं। उस टाइम में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था और 5 ईयर प्लान को लॉन्च करने के लिए एक अलग से कमिटी डिसाइड की गई थी, नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन नाम दिया गया था, प्लानिंग कमीशन। एक कमीशन बनाया गया था, कमिटी बनाई गई थी। इसका काम था कि भैया आपको देश के लिए 5-5 साल के हिसाब से आपको पॉलिसी बनानी है। हालांकि बीच में सिंगल ईयर, एक ईयर पॉलिसी बनी, 5 साल की पॉलिसी बनती रही, 3 साल की बनी, तो ऐसी पॉलिसी बनती रही। बट पॉइंट इज प्लानिंग कमीशन वो ऑथोराइज, उसे ऑथोराइज दिया, ऑथोराइजेशन किया गया कि अब से इकोनॉमी के अंदर जो भी प्लान्स फिक्स किए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी, वो आप बनाओगे। हालांकि जो अभी अभी जो ये प्लानिंग कमीशन है, अब इसे बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। अगर अब की बात करूं तो आपकी इकोनॉमी के अंदर अब जो पॉलिसी बनाई जाती है वो नीति आयोग बनाता है, नीति आयोग बनाता है। ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही, आओ सुनते हैं। जानते हो बेटा क्या हुआ? 1951 के अंदर जब पहली पॉलिसी बनाई गई, तो पहली पॉलिसी का टारगेट, मैंने क्या बोला, जैसी इकोनॉमी होती है ना, जैसी इकोनॉमी होती है, या वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, जैसी इकोनॉमी होती है उसकी पॉलिसी भी वैसी बनाई जाती है। और इंडियन इकोनॉमी तो ऐसी इकोनॉमी है जहां पर 1951 में हुआ क्या ना, देखो गवर्नमेंट का मानना स्टार्टिंग में सही था, बाद में गलत हो गया। क्या हुआ सर? बोलते रहो सर, सुनते रहो। मैंने कहा रिलैक्स होकर सुनो, कहानी सुना रहा हूं इस टाइम पे मैं, सुनो ध्यान से। सर 1947 जब फ्रीडम मिल चुका था, इतने सारे लोग मर चुके थे देश के अंदर, और उसके बाद में आजादी हमें मिली थी, और इस हालत में मिली थी कि बिजनेस जिस कंडीशन में थे, उसके बावजूद भी इकोनॉमी की कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये लिखा हुआ ऐसी कंडीशन थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमी आज इस हालत पर पहुंच गई? आई समझते हैं। ये सारी की सारी वजह है बेटा उन्हीं वो आपके पास, वो आपके 40 इयर्स, वो 40 साल की कहानी जो आपकी इकोनॉमी को डुबो के चली गई। आप जानते हैं, आपने सुना होगा 1990 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। 1990 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है मैंने आपको, बिजनेस साइकिल। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, मंदी आई थी भारत में, आर्थिक मंदी आई थी। कि आर्थिक मंदी मतलब आपको, आई थिंक अब आपको प्रॉपर आइडिया है, जब किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहां से, रोजगार कहां से होगा, रोजगार नहीं तो इनकम कहां से, और इनकम नहीं तो खर्चे कहां से। याद आ गया कहानी? तो पॉइंट बताओ, इसको बोलते हैं क्राइसिस। कौन सा? इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसी कंडीशन क्यों हुई, आइए बताता हूं। ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। प्लानिंग कमीशन ने जो पॉलिसी इंडिया के लिए प्रिपेयर की थी, प्लानिंग कमीशन ने इंडिया के लिए जो 5 ईयर प्लान आउट किए थे, वो उनका टारगेट 1951 में जो पहला प्लान बना था, उसका मेन टारगेट था वेलफेयर। ये जो वेलफेयर की कहानी सुनते हो ना आप लोग, कि हमारी गवर्नमेंट का पर्पज है वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना, ये कल्याण के चक्कर में हम डूब चुके हैं बेटा। यही था डुबाने की वजह। 51 में ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि आपके पास में लोगों के लिए वेलफेयर पर्पस लाया गया। वेलफेयर मतलब अब लोगों को मैक्सिमम आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाने लगा। मैं आपकी सेकंड साइड में एंट्री नहीं मार रहा हूं, बहुत सारी चीजें थी उस टाइम में बताने के लिए, बट आपको यहाँ पे प्लान नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में प्लान नहीं पढ़ना। ये नहीं पढ़ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था, सेकंड कब था, ये सिलेबस में नहीं है आपके पास। आपके पास है कि कहानी जाना जरूरी है, कि आपके पास तभी टॉपिक है, एक टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज की बात की गई।
एलपीजी की बात कहां से शुरू हुई उस तक लेके आने वाला हूं, उसके बाद आगे नहीं पढ़ेंगे इसके, ठीक है? आगे बात कर, लिखवाऊंगा नहीं। सब कुछ आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या भैया आपको आइटम मिलेगा, आप रेस्ट करो। बोला भैया पब्लिक बड़ी परेशान हो चुकी है, इतने साल ब्रिटिश ने राज किया, अब आप रिलैक्स करो, आपके आराम के दिन शुरू हो गए थे। गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भैया हमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को फ्री में खिलाओ और फ्री में बिठाओ, आराम से काम दो। एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी जहां पर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी या बहुत ही लो प्राइस पर अवेलेबल हो रही थी उस टाइम पर। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपकी प्राइस और कॉस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूं ओनली विद द कंसर्न ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग हम सिर्फ बिजनेस वाला पॉइंट पढ़ने वाले, हम बाकी पार्ट नहीं पढ़ने वाले। सुनो आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, ये वेलफेयर पर्पज इस तरीके से हुआ बेटा कि गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन ने ना सिर्फ फोकस किया वेलफेयर पे, बल्कि प्लानिंग कमीशन ने बोला कि अब से क्या हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बोली यार एक काम करो, देखो आज तक तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने क्या किया, शुरुआत में हालत ठीक थी बट ग्रेजुअली धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर थे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे जो इंडिया में उस टाइम काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर थे, उनको भी गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब प्राइवेट सेक्टर टर्न्स इनटू गवर्नमेंट सेक्टर डे बाय डे। कुछ एग्जाम्पल, कभी कुछ कंपनी कभी कुछ कंपनी, वन बाय वन जितनी भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में उस टाइम काम कर रही थी आफ्टर ब्रिटिश रूल, गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर को अपने पास में, अपने अंदर पब्लिक कंपनीज में कन्वर्ट करना शुरू कर चुकी थी। हालत ये थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि मेरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहे। मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी कि वेलफेयर पर्पस मेरा तभी मिल पाएगा जब सारे प्राइवेट सेक्टर को मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगी और बाद में करूंगी अच्छे से वेलफेयर। कहते हैं इवन, ये कहानी कही जाती है, इवन लिखता हूं, इवन द प्रोडक्शन ऑफ शूज, लिखता हूं मैं, बात सुनना ध्यान से, सुनते रहो, नोट नहीं करना। इवन द प्रोडक्शन ऑफ शू एंड बटर, शू एंड ब्रेड और जूते, इसका मतलब ब्रेड एंड जूते नहीं, इसका मतलब है कि खाने पीने से लेके जूते तक जितना भी आइटम आप लोग यूज करते हो, चाहे खाने पीने का हो, पहनने का हो, कपड़ों की बात हो, शूज की मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में वो पूरा पार्ट लेना शुरू कर दिया था। अब हुआ क्या बेटा, शुरुआत में तो स्टेप ले लिया कि हाँ भाई हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन हुआ क्या, जब सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में आ चुके थे तो हुआ क्या, अब उन सेक्टर को, अब सेक्टर तो चला लिए, कंपनीज अपने हाथ ले ली, सभी कंपनीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली। आपने सुना भी होगा नवरत्न, पंचरत्न, सुना आपने बोर्ड स्टार्टिंग में पहले। तो हुआ क्या बेटा, सारे सेक्टर अपने कंट्रोल में लेने शुरू कर दिए। इंपैक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट ये पड़ा बेटा कि जैसे उसने ऐसा करना शुरू किया, क्या हुआ, जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर, अब डिपार्टमेंट इतने संभल पाए नहीं, तो क्या हुआ सर, मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो चुका था। मतलब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि सारे पार्ट, अब सिंपल सी बात ना, अगर आप कब तक बना के फ्री में बेचोगे, अगर फ्री में बेचोगे तो भैया आपकी इकोनॉमी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इसीलिए वेलफेयर पर्पस, वेलफेयर कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। और आज भी इकोनॉमी अगर वेलफेयर के लिए काम करती है, याद रखना बेटा, जब भी कोई काम वेलफेयर के लिए किया जाता है वो हमेशा नुकसान देगा, फायदा नहीं देता है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी इमोशन की बात अलग है, बात यहाँ इकोनॉमी की, क्योंकि वो एक्चुअली और एक रीजन क्या था कि वोट बैंक की राजनीति स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जैसे ही सभी सेक्टर को अपने कंट्रोल, सुनते रहो, गवर्नमेंट धीरे सारे सेक्टर को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर चुकी थी। गवर्नमेंट बोली कि हाँ भाई ये भी मैं करूंगी, ये भी मैं बनाऊंगी, सब कुछ वो बनाएंगी। और हुआ क्या, तो सारे डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में ले लिए तो उन्हें अब चलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं था अकेली गवर्नमेंट के लिए तरीके से करना। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ कि पहले तो गवर्नमेंट के जो सेक्टर, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अपने कंट्रोल में लिया था, वो सारे सेक्टर जाने शुरू हो गए थे लॉस के अंदर। शुरुआत में लॉस हुआ, और ये बात तो आप भी जानते हो बेटा, गवर्नमेंट लॉस होने के बावजूद भी वेलफेयर पे फोकस करती है, जानते हो आप लोग। डिपार्टमेंट अगर लॉस में भी जाए तब भी काम करती है। सर क्या बात कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल याद करो, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आपके पास में पहले गवर्नमेंट के पास था, याद करो, था या नहीं था, था सर। क्यों उसे प्राइवेटाइज किया गया, क्यों उसे रिलायंस कंपनी को दिया गया था उस टाइम पे, क्यों उसे रिलायंस कंपनी को बेच दिया गया था पावर सेक्टर को, बताओ क्यों इसे प्राइवेटाइज किया गया था। इवन उसके बाद तो ये भी बात उठ रही कि भैया काम करो, इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दियो। और अभी टारगेट ये है, याद है, अभी का रिसेंटली बता रहा हूं, अभी अपकमिंग प्लान गवर्नमेंट का यही है कि वो आपके पास में इंडियन रेलवे को भी कुछ पार्ट भी प्राइवेटाइज करने वाली है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन
रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए इन चीजों को मैं एंट्री कर चुका है, लेकिन पूरी तरह प्राइवेटाइज नहीं किया गया अभी भी। तो पॉइंट क्या निकल के आया सर, धीरे धीरे सभी सेक्टर लाइक पावर सेक्टर टाइप एग्जांपल, ये सब लोग लॉस में जाना शुरू हो चुके थे। और लॉस के बावजूद भी, इवन आफ्टर लॉसेस, लिखता हूं मैं, इवन आफ्टर द लॉसेस, लॉस होने के बावजूद भी, लिखता हूं, इवन आफ्टर द लॉसेस, इतना सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट अभी भी उन सेक्टर को कंटिन्यू कर रही थी। वो भी किस लिए? चलो, वेलफेयर पर्पस के लिए प्लान बनाए जा रहे थे, हर साल प्लान बनाए, वेलफेयर पर्पस के लिए प्लान बनाए जा रहे थे। रहा सा ये हुआ कि उस टाइम बीच में आपको याद हो, इंडो चाइना और इंडो पाक वॉर भी हुआ था। इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी उसी दौरान हो गया था। याद करो, कारगिल सुना होगा आप लोगों ने, हाँ सुना था सर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खाने पीने को नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, स्टार्ट सुना ढंग से बात को। मैं 3 बातें बोलूंगा, इन तीनों बातों में पूरा बेस्ट छुपा आपके पास में। गवर्नमेंट ने इन पॉलिसी के दौरान पहला काम तो क्या किया, सभी सेक्टर को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से बोला कि किसी को भी काम करना है तो हमसे लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसी को भी काम करना है तो हमसे लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब विदाउट परमिशन नो वन कैन वर्क। कोई भी नया बिजनेस बिना परमिशन के अब कंट्री में नहीं लगेगा। मतलब परमिशन भी किसकी, अगर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। साफ साफ क्लियरली बोल दिया गया था। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, मीडियोकर फर्म्स थी, वो तो खड़ी हो ही नहीं पाई ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं हो पाया उनके लिए खड़ा होना, क्योंकि परमिशन मिलती नहीं थी। सिर्फ जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइज पहले चलती आ रही थी वो चल रही थी और वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी थी। दूसरी बात क्या बोला, ना सिर्फ इतना, अब ये बोला कि भैया हमारे साथ तो बड़ा हादसा हुआ है इतने टाइम से, हम अगर ब्रिटिशर्स को आने नहीं देते, फॉरेन कंट्रीज को एंट्री नहीं देते तो ज्यादा अच्छा होता। ये एक पिछला हिस्ट्री का पार्ट था कि भाई इंडिपेंडेंस से पहले की बात थी। तो गवर्नमेंट ने उसको बाद में भी इंप्लीमेंट किया। गवर्नमेंट बोली हमारे साथ भी ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा किया, हम क्या करेंगे, अब कोई भी नो एक्सपोर्ट एंड नो इंपोर्ट। इनिशियली नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट की पॉलिसी पे फोकस किया गया, जो लेटर ऑन बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ। क्या बोला, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात, एक तरह से आपके पास में जो कनेक्शन था अब्रोड के साथ में वो आपने खत्म कर दिया था उस टाइम के लिए। धीरे धीरे आपने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया था। हालत क्या हुई, जिस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया चाइना वॉर हुआ तो खाने पीने का आइटम आप कह रहे थे घर में बनाओ घर में ही खाओ, ये हालत थी। तब बोलते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, घर में बनाओ घर में ही खाओ, इंडियन में बनाओ इंडिया में खाओ। अब कैसे कोई इकोनॉमी सब कुछ बना सकती है, सब कुछ खा सकती है, नॉट पॉसिबल। तो क्या हुआ, जब इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उस टाइम पे गवर्नमेंट एक साइड को, सिंपल, जब आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, सुना ढंग से, जब कोई इकोनॉमी एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो पैसा कहां से आएगा। अगर आप इंपोर्ट ही करते रहोगे, इंपोर्ट क्यों करा सर, उस टाइम पे वॉर के टाइम में इन्हें एग्जांपल डिफेंसिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, हथियारों की आवश्यकता थी, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, इक्विपमेंट्स हथियार वगैरह चाहिए थे इनको, और जिनके लिए इन्होंने इंपोर्ट किया। आप सोचो किसी कंट्री के पास में एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं आ रहा पैसा, बट इंपोर्ट के नाम पर जो बचा हुआ रिजर्व था वो बेच देना शुरू कर दिया। और ये काम गवर्नमेंट ने किया उस टाइम पर, ये गवर्नमेंट ने काम किया। एक साइड तो बोला भैया जिस चीज में हम अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, हमारा एग्रीकल्चरल पार्ट, उसमें ध्यान ना देके, उसको एक्सपोर्ट में प्रमोशन ना करके सिंपली इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोक दिया। लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक साइड ओपन रखा कि डिफेंसिव आइटम आने चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत जो रिजर्व था वो भी कंट्रीज बाहर जाना शुरू हो चुका था। तीसरा पार्ट क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पहली बात तो लाइसेंस के लिए अलाउ कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने अपने पास जब बहुत ज्यादा लॉसेस, जब वो डिपार्टमेंट जिन्हें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किया था, जब वो डिपार्टमेंट लॉस में जाना शुरू हुए और जब वो लॉस कन्वर्ट हो गया ह्यूज लॉस। तो मेरी एक बात क्या होती है, लॉस, बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, लॉस पे काम चल जाता है, बट लॉस के बाद अगर वो लॉस ह्यूज लॉस में कन्वर्ट होता है, ह्यूज का मतलब ए लॉस, ए सिचुएशन वेयर ए बिजनेस कैन नॉट बी रन, ऐसी कंडीशन लॉस की जहां पर बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड ह्यूज लॉस। उसके बावजूद भी कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, जो कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर कौन से, ये स्मॉल वाले नहीं है, यहां जो मैंने बात की, मैंने बोला स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल या मीडियोकर एंटरप्राइज की बात की है। और यहां जो मैंने बात की मैंने जो आईटीसी, रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, इनकी बात कर रहा हूं। ये कंपनी काम कर रही थी उस समय कंट्री में, इनको उन्होंने अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेचने शुरू कर दिए ताकि पैसा आए। और जो पैसा आया है ना, वो आने के बावजूद भी क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, वो खर्च किया सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर। वेलफेयर मतलब सिर्फ पब्लिक को खिलाएंगे, भला करेंगे, कल्याण करेंगे।
कब तक करोगे? हालत ये थी बेटा, ये कंडीशन चलती रही चलती रही चलती रही। उसके बाद में 1977 के अंदर इमरजेंसी कंडीशन आई। उसके बाद में क्या हुआ? 1986, बात कर रहा हूं 1986 आ रहा हूं मैं 1986 के ऊपर। 1986 के अंदर हालत ये थी बेटा कि अब इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं था। 1986, क्योंकि सिंपल सी बात, आप सिर्फ खा रहे हो, आप बना रहे हो, चल रहे हो। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया बट उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ पाया, क्योंकि सिंपल सी बात, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ कुछ ही सेक्टर पे फोकस किया। अब पॉइंट क्या निकला? 1986 के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल गिरना शुरू हो चुका था, अच्छे वाला प्रोडक्शन गिरना शुरू। जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा? बोलो, जब प्रोडक्शन नहीं तो ना सर्विस सेक्टर ना प्रोडक्शन सेक्टर, तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी गिरना शुरू हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? सर जब एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम कहां से होगी? ये बात तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब इनकम नहीं तो खर्चे कहां से करोगे? खर्चे नहीं होंगे तो भैया सोचो डिमांड कहां से करो? डिमांड नहीं होगी तो बनाएगा कौन? यही इसी को बोलते हो आप क्राइसिस। याद आया? इसी को आप क्राइसिस, मंदी बोलते हो बेटा। अब 1986 में ऐसा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने क्या बोला? बोला वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेंगे हम तो भैया मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मांगे हम तो बन जाएंगे। वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया। और लोन के लिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक ने बोला ऐसे नहीं मिलेगा लोन। लोन के बदले इन्होंने रखा मोर्टगेज। आपने सुनी हुई कहानी पहले, मोर्टगेज रखा। अपने गोल्ड के रिजर्व को मोर्टगेज रखकर इन्होंने क्या किया? लोन यूज किया और लोन का पैसा यूज कर लिया, खा गए। इंपैक्ट क्या पड़ा? 2 साल 3 साल और काम किया, उसके बाद में दोबारा हालत वही पहुंच गई, फिर मांगने पहुंच गए वर्ल्ड बैंक के पास में। वर्ल्ड बैंक के पास में पहुंच गए। ये कब की बता रहा हूं? ये बात बता रहा हूं मैं, जब 1990 1990 में जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, रेगुलरली प्रोडक्शन गिरे जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट गिरे, क्योंकि सिंपल सी बात, आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया गवर्नमेंट ने और काम पूरा हो नहीं पाया। तो इंपैक्ट क्या पड़ा? 1990 के अंदर हालत ये बन चुकी थी बेटा कि अब इसको नाम दे दिया गया था इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, कि अगर इकोनॉमी को पैसा नहीं मिला तो इकोनॉमी डूब जाएगी, डूब जाएगी। और हमारी कंट्री तो महान है बेटा। देखो बहुत लोग मानते हैं अरे गवर्नमेंट ने किया, अरे सुनो ध्यान से बात को, हमारी कंट्री इतनी महान है बेटा कि उस टाइम पे जब क्राइसिस की कंडीशन आ चुकी है, पता था कि तुम्हारा पैसा आया था, तुमने उस पैसे को इन्वेस्ट करने के प्लेस पर लोगों को खिलाना मंजूर जरूरी समझा, खिला लिया। अब मैं बताऊं, घर में पैसा खिलाता रहूंगा खाली काफी है? हुआ क्या? 1990 में दोबारा आपके पास में ये अपनी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के पास दोबारा उसके दरवाजे पर पहुंच गई और बोली हमें पैसा दो, पैसा हमें उधार चाहिए। वर्ल्ड बैंक डिनाइड। वर्ल्ड बैंक बोला कोई सिक्योरिटी है? बोला कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम तो दे चुके गोल्ड रिजर्व, है ही नहीं हमारे पास कुछ। वर्ल्ड बैंक बोला अब मरो भूखे। कंडीशन ये है बेटा, जो आप सुनते हो ना एलपीजी, जिसकी बात आपके सिलेबस में की गई है, जिसकी बात हम आज पढ़ने वाले हैं, ये एलपीजी की जो बात यहां करने वाले हो, ये एक्चुअली ये इंडियन पॉलिसीज नहीं है। यू नो दिस? इंडिया की तो हिस्ट्री रही है, गवर्नमेंट ने कभी अपनी पॉलिसी बनाई नहीं है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इवन आप जो सुनते हो ना डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, वो पॉलिसी भी रशियन पॉलिसी थी बेटा। क्या बात करो, हाँ रशिया इंप्लीमेंट कर चुका बहुत पहले। और बात इसमें वो बाकी बात नहीं करूँ, सुनो ध्यान से बात को। 1990 में जब क्राइसिस आ चुका था, अब हालत ये थी कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उस टाइम पे 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, 3 नाम देता हूं कौन कौन से। पहला था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा, मना कर दिया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। थर्ड इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अगर इंडिया को सजेस्ट नहीं किया होता इन 3 पॉलिसी के बारे में, तो आज इंडिया खड़ा नहीं हो पाता। और अच्छी बात क्या थी कि गवर्नमेंट ने इनकी पॉलिसी को मान लिया। क्या था? बोले यार तुम क्या कर रहे हो अपनी कंट्री के साथ में, तुम्हारी कंट्री तो मंदी में जाएगी जाएगी। तुम एक साइड में तुमने क्या किया, जो स्मॉल लेवल एंटरप्राइजेस है वही, उस स्मॉल लेवल ही तो बेस बनता है बड़े के लिए। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, आइटम कहां से आएगा? अगर तुम उसी को रोक दोगे तो क्या बनेगा बताओ? कैसे प्रोडक्शन कंट्री में होगा? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मुद्दा क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भैया अपने सबसे पहले तो लाइसेंस वाला सिस्टम हटाओ यहां से। आप क्या बोला? वर्ल्ड बैंक ने बोला सबसे पहले तो ये लाइसेंस वाला सिस्टम यहां से हटाओ। अगर लाइसेंस वाला प्रोसेस चलता रहा ना आपके पास में कंट्री में, तो आपकी इकोनॉमी कभी भी नहीं चल पाएगी। मतलब जहां पर आपने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाया कि आप सबको रोक रहे हो कि तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को, छोटे लेवल को, जो नए फ्रेशर्स हैं, नए बिजनेस खुल रहे थे, आप उनको परमिशन दे ही नहीं रहे हो, तो कैसे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी? सिंपल सी बात ना। क्राइसिस क्यों हुआ? प्रोडक्शन गिरने से। तो ये काम ही नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इसी को नाम दिया गया आपके, वह किसने दिया, ये बताया किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
WTO ने बोला कि जो तुमने गलती की है वो तुमने की है कि अपनी अब पॉलिसी को बनाओ लिबरल पॉलिसी। इसी लिबरल को लिबर्टी बोलते हो, इसी लिबरल को आप लिबरलाइजेशन बोलते हो। लिबरल का मतलब ये नहीं होता बेटा, लिसन टू लिसन, लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि किसी को आपने प्राइवेट सेक्टर किया, इसको नहीं बोलते बेटा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं बोलते लिबरल। लिबरल का मतलब होता है कि जो भी लोग, जो भी बिजनेसमैन, जो भी प्रोड्यूसर काम करना चाहते हैं, बिना लाइसेंस के उन्हें काम करने की परमिशन दी जाए। माना कुछ सेक्टर रखे गवर्नमेंट, हम पढ़ेंगे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में रखे हैं 5 सेक्टर रखे गवर्नमेंट अपने पास में, और बाकी जगह से लाइसेंस वाला पार्ट हटा दो। और 1991 को नाम दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहां पर फर्स्ट था एल इज लिबरलाइजेशन, इधर जिनके ऊपर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी वहां से हटा दिया गया। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक, IMF इन सब ने मिलकर बोला कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती ये कर रहे हो, तुमने क्या किया, माना तुम्हारा हिस्ट्री खराब रहा, लेकिन तुम्हारे साथ ब्रिटिश ने खराब किया, पर तुमने फॉरेन कंट्रीज के साथ में, दूसरी कंट्री के साथ में अपना रिलेशन तोड़ दिया। जब तुम्हारा इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास रिजर्व आएंगे कहां से। आज तुम्हारे पास रिजर्व होते तो इंपोर्ट कर पाते, सामान यूज कर पाते, कर पाए नहीं कर पाए। तो बोला अब ये छोड़ो, ये जीत छोड़ो और अब आओ किसके अंदर, अब ग्लोबल लेवल पे काम करो। तो नाम दिया आपने ग्लोबलाइजेशन। क्या अब सभी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू करो। तुम्हारी कंट्री में एग्रीकल्चर पार्ट है, तुमने अगर इनको परमिशन दिया, ये बनाएंगे और वो कंट्री में बिकेगा, जो हो भी रहा आज के दिन। तीसरा क्या बोला, बोला पी इज कोल। बोला पहले ही गवर्नमेंट बोली सारे सेक्टर मेरे पास, बोला ऐसे मत करो। जिन सेक्टर में एक्चुअल में लॉस हो रहा है तो सबको क्या बोला, ह्यूज लॉस का वेट मत करो। अगर ह्यूज लॉस का वेट करोगे तो कंट्री डूब जाएगी। जो डिपार्टमेंट लॉस में चल रहे हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर दो। और इसके अंदर क्या किया गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइजेशन की, इसको नाम दिया प्राइवेटाइज, मतलब प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब मालिक तुम ही रहोगे। द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब बेटा ये नहीं होता मालिक कोई और बन गया, नहीं। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये होता है बेटा कि कंट्रोल उसके पास रहेगा, मालिक तुम ही रहोगे। मतलब 51% शेयर तुम्हारे पास में, बस मालिक वो, मालिक तुम रहोगे, काम वो करेगा। जो बोलते हैं पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेटाइजेशन ही है। गवर्नमेंट एग्जांपल सुनो ध्यान से बात को, ये तरीका है हमारे पास में। अगर अपनी गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर को दोगे, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, लेकिन पॉइंट इज प्राइवेट कंपनीज को अपने में इन्वॉल्व करना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी पढ़ाने वाला हूं, क्या बोलते हैं सर, दो बातें होती है, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि जब आप किसी पर्सन को, किसी कंपनी को अपना गवर्नमेंट सेक्टर दे देते हो, उसका मालिक बन गया, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। बट आपने सिर्फ उसे कंट्रोल दिया, ओनरशिप नहीं दी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ये तीन पॉलिसी यहां से निकल के इनको हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करता हूं, चले आइए पेंसिल निकालो, स्टार्ट हो जाता है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आओ, मुद्दे पे आते हैं, चलते रहो। सर ये नहीं पढ़ना, रहे नहीं नहीं, ये 3 बातें लिखी हुई हैं, तो दिखाता हूं। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरल, ग्लोबल, प्राइवेटाइज, तीनों में डिफरेंस ध्यान से बात क्या है, यहीं से पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट कह रहा है, कहानी में सुना चुका हूं, सुनते रहो ध्यान से बात को। कह रहा है सर, पहली बात तो क्या कह रहा है, लिबरेशन इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल। अपना कंट्रोल छोड़ोगे, अपनी कमांड छोड़ोगे, तभी तो कोई प्रोडक्शन कर पाएगा। इस कमांड का मतलब क्या था कि जो आपने अपना परमिशन रूट अपना रखा था कि हर एक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, ये पॉलिसी यूज कर रहे थे, उस परमिशन रूट को खत्म करना, धीरे धीरे कम कर देना। दूसरा कह रहा है, इससे मैं क्या लिखा, आगे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, सर सिंपली टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल कर दो, कोटा मतलब लिमिट को हटा दो, बार जो है लिमिटेशन जो आपने लगा रखी थी लाइसेंस के नाम पर, लिमिटेशन के नाम पर, कि अगर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट भी इतना ही करो, ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। व्हाट इज दिस सर, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन आर एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन। सिंपल सी बात, जो स्मॉल सेक्टर है वो खुद को डेवलप तभी कर पाएंगे जब आप लोग उन्हें फ्रीडम दोगे। तो लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, तो लिबर का मतलब लिबरल, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब बना आजादी मिलना, उनको काम करने की आजादी मिलना। दूसरा कह रहा है सर प्राइवेटाइजेशन, कौन सा, इसका मतलब मींस ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स। हालांकि ओनरशिप नहीं होता, यहाँ पे कंट्रोल होता है, याद रखना, यहाँ वर्ड होता है कंट्रोल, नॉट द ओनरशिप। ओनरशिप वर्ड होता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ओनरशिप बेटा। ओके, पॉइंट यहाँ पे आता है। तो हुआ क्या, लिखा भी है, बीएसएनएल ने टाटा वाला टाटा टेक कर लिया। देख लो ध्यान से, ये कंपनी जो आपके पास में बैंक, आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। क्यों है ऐसा बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतने सारी ब्रांचेस अदर बैंक की खरीद ली। सुना आप लोगों ने, पढ़ते हो अपने यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हो, बैंक्स ने क्या किया, बाकी बैंक्स की ब्रांचेस को परचेज कर लिया। क्या हुआ, बड़ा होता चला गया। ये क्या था, प्राइवेट। अब एग्जांपल के लिए सर, एक पब्लिक बैंक अगर प्राइवेट सेक्टर को खरीद रहा है तो अभी क्या है, वो क्या है,
वो तो हो गया आपका एक्विजिशन बोलते हो उसको आप। बट अगर आपको एग्जांपल के लिए बोलो कि अगर गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दे कि तुम संभालो, सबसे बड़ा एग्जांपल वही है पावर सप्लाई। बेटा इंडिया में आज के दिन पावर सप्लाई कौन करता है? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अदानी ने खरीद लिया रिलायंस से 18,800 करोड़ रुपए के अंदर। आगे बात करता हूं तो ग्लोबल मीनिंग समझ में आ गया। ग्लोबल मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना। ताकि ट्रेड बैरियर क्या होता है? एक्सपोर्ट। पहले क्या होता था, लिसन टू मी, पहले क्या था कि इंपोर्ट पर लिमिट लगा रखी थी, इंपोर्ट कोटा था कि इससे जरा इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। उन लिमिट को हटाना है इसको कि एग्जांपल इंटीग्रेटिंग दी होल इकोनॉमीज, जितनी भी वर्ल्ड में इकोनॉमी उन सबको आपस में कनेक्ट करने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। रिमेंबर, क्लियर रहेगा? अब आओ मेन मुद्दे के ऊपर। आप निकालो पॉइंट, इस पे पेज नंबर बता रहा हूं, पेज नंबर निकालो, वहां से पढ़ाता हूं। एक ये ठीक कर लो बेटा, पेज नंबर 4.6 पे आओ। पेज नंबर 4.6 पे लिखा हुआ है, चेक करो, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। हालांकि ऊपर टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी किसको बोलते हैं, तो आपको आइडिया लग गया कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। वेलफेयर की। देखो आपको सर ये छोड़ा क्यों, आपने छोड़ा नहीं है तो क्या लिखा हुआ है दिखाता हूं, तुम कहोगे तो आता है हमें। आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। गोल क्या है? वेलफेयर। सर पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शन। गवर्नमेंट ने कलेक्टिव फॉर्म में क्या किया? भैया आज एक बात बताओ, तुम क्यों कहते हो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी कर रही? क्यों? उसकी पॉलिसी को देखते हुए कर रहे हो। सर आगे एग्जांपल, लॉ की बात, ऑर्डिनेंस की बात, कोर्ट डिसीजन, ये सारी चीजें क्या है गवर्नमेंट की? ये पब्लिक पॉलिसी ही कहलाती है। इन पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो आगे पॉइंट पे आता हूं, मुद्दे पे आता हूं कि आज मुझे बताओ कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? पहला जवाब दो, क्या सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते? पहचानते नहीं हो? पहचानते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए प्रॉब्लम को देखते हुए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट मतलब फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। फ्रेम के बाद उन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है कि हाँ भी ठीक है ये पॉलिसी। एग्जांपल, नोटबंदी अप्लाई ऐसे नहीं हो गया था। डीमोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए भी तो क्या करना पड़ा था? बोला भैया पहले बना तो लो, पॉलिसी बनाई, फिर इंप्लीमेंट कैसे करोगे उसके बाद में, उसके बाद इवैल्यूएशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में चेक करना होता है कि फीडबैक फॉलो अप करना कि क्या पॉलिसी का रिजल्ट वो निकल पाया, जो प्रॉब्लम एक्चुअल में थी वो ठीक हो पाई। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस कहलाता है। इसको नॉर्मली आपको इतना याद रखना, इतना नहीं पढ़ना। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट पढ़ना, निकालता हूं, पेज नंबर निकालो यहां पे। दिस इज पेज नंबर 4.7। पेज नंबर 4.7 जहां से बोल रहा हूं वहीं से पढ़ो बेटा, आगे आओ, यहां से पढ़ो। ये लिखा हुआ है नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है बेटा, आपको पता होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी का नेचर कैसा है। जैसे अभी हमने तीन बातें की, तीनों बातों में बात करता हूं। पहली बात तो ये रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी और फैसिलिटेटिंग। पॉलिसीज को तीन तरह से डिवाइड किया गया। पहला है रेस्ट्रिक्टिव, कि आप पर रेस्ट्रिक्शन। मुझे बताओ इंडिया में आप पर जो लिमिटेशन लगाई जाती है, क्रिमिनल लॉ है, जो लॉ बना हुआ है, वो कौन सी पॉलिसी है? दैट इज योर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। दूसरा रेगुलेशन, वही लॉ आपको रेगुलेट करने के काम भी आता है। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी ऐसी जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो, आपको बढ़ावा देने के लिए। आई रीडिंग करते क्या लिखा हुआ है, इसको रीडिंग करो। कह रहा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या लिखा हुआ है? कर्टेल ऑल बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर इश्यू। एग्जांपल, कस्टम ड्यूटी मे बी इम्पोज टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? कि इंपोर्ट जब करोगे तो इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी लगती है। इसको सी इंटर में पढ़ाऊंगा आपको पॉइंट, क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी क्या है? तो मुद्दा यहां पर यह आता है कि सर क्या आप जानते हो जो टैक्सेशन लगाया जाता है इंपोर्ट के ऊपर, बहुत सारे आइटम जो ऐसे आइटम है जो इंडिया की मार्केट खराब कर सकते हैं, इंडियन के प्रोडक्ट की मार्केट खराब कर सकते हैं कंपटीशन के अंदर, उनको क्या करते हैं गवर्नमेंट ने उनके ऊपर, आप बोलते हो ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। व्हाट इज इंपोर्टेड प्रोडक्ट? क्या मतलब क्या है? कि जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उससे ज्यादा तो उसके ऊपर टैक्सेस है। मतलब एग्जांपल 100 रुपए के आइटम पे 140%, 120%, 130, ये क्या है? टैक्स का सिस्टम है इंपोर्ट के ऊपर। उन आइटम्स की बात कर रहा हूं, जिन आइटम्स के ऊपर जिन आइटम को गवर्नमेंट चाहती है कि भैया जिसकी वजह से इंडियन मार्केट खराब हो सकती है, तो अपनी कंट्री के बिजनेस को सेव करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। दूसरा कहता है, ये आज की बात कर रहा हूं, ये पीछे की बात थी, वो वाली बात पीछे की बात थी, अब मैं बात कर रहा हूं अब की बातें कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट इसको कह रहा है रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी जो आपने पढ़ा ना, ईडा, सीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, ये क्या करते हैं? आपने पढ़ा पिछली क्लास में, वो क्या था? जब पढ़ते हो बेटा अपने पास में यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे, आपने पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सेबी क्या करेगा, सीसीआई क्या करेगा, द होल पार्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज बोलते हैं, कंट्रोल करने को बोलते हैं। व्हाट नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग, क्या होता है?
व्हाट इज फैसिलिटेटिंग? इट मींस दैट बढ़ावा देना, इंकरेज करना। एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है आर दोज वन हु विच फैसिलिटेट्स एन एक्टिविटी। एग्जांपल द कंड्यूसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। याद करो, लिबरल पॉलिसी याद आ गया। स्मॉल सेक्टर को प्रोडक्शन करने से रोका गया, तभी तो कंट्री प्रोडक्शन कम हुआ। इंपैक्ट क्या पड़ा सर? उनको बढ़ावा देने के लिए एग्जाम्पल लिखा है ये क्या है, एमएसई पॉलिसी क्या है, एमएसएमई पॉलिसी क्या है बेटा? कि सबसे स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, इनको एक्स्ट्रा फ्रीडम दिया जाए। फ्रीडम इन सेंस मतलब टैक्स में छूट मिल जाए, पावर कंसेशन मिल जाए, इस तरह की छूट मिलके इसको बोलते हैं फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। सिंपल सी बात ना, आपने नाम सुना हो एग्जाम्पल के लिए, रिपीट करता हूं, एक बार लिखा है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक बात और सुनना, मैं कहता हूं एसईजेड, एक सुना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम सुना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं एसईजेड बोलते हैं। क्या होता है ये? इंडिया में वो सारे सेक्टर जहां पर अभी तक कोई इंडस्ट्री लगी हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक पॉलिसी अपनाती है, इसको बोलती है कि यार एग्जांपल के लिए इस एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या करें? बोले काम करो, यहां पर अनाउंस कर दो कि इस एरिया में जो भी कोई कंपनी अपनी ब्रांच लगाएगी, अपनी फैक्ट्री लगाएगी, अपनी इंडस्ट्री लगाएगी, उसको हम पहले साल, 3 साल, 2 साल टैक्स में छूट देंगे, नो टैक्स, उसकी इनकम टैक्स हो जाएगी। दूसरा, उसको पावर जो कंज्यूम करेगी उस पर भी कंसेशन देंगे। 3 तरह की छूट को देखकर नई नई इंडस्ट्री वहां लगनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो एरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल दूं, दिल्ली गुड़गांव का एरिया, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हो, वो ऐसे ही बना था बेटा पहले। पॉइंट बात करते हैं सर, 3 तरह की पॉलिसी है, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग, याद रहेगा। अब उसमें पढ़ते हैं, देखो ये वाला पार्ट मैंने पूरा पढ़ा है आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी क्या है, सिर्फ रीडिंग करना है इसको पार्ट बेटा, इसको रीडिंग करना। चले आगे आते हैं, अब यहां से पढ़ो, इसमें आगे आओ, आगे करो, यहां से निकालो पेज नंबर, निकालो बेटा इसके अंदर 4.9 निकालिए, पेज नंबर 4.9। पेज नंबर 4.9 पे आओ, यहां पर ऊपर लिखा है इकोनॉमिक चेंज पॉलिसी। इस पूरे पार्ट में आपकी वही एलपीजी पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहां पर एक बात डाली गई है, ये पॉइंट देखो ध्यान से, दिखाता हूं ये वाला पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, लिसन टू मी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रिफॉर्म्ड फर्स्ट थ्रू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सबसे पहले एलपीजी आया था। अब के टाइम में क्या चलता है, देखो ध्यान दिखाता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा सर इन्फ्यूजन ऑफ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप हाईलाइट करो बेटा। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्यूजन मतलब इंट्रोड्यूस करना, इन्फ्यूजन मतलब डालने को बोलते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन फंड्स इन स्ट्रॉन्ग करेंसी हेल्प्स ए नेशन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बाय फॉरेन टेक्नोलॉजी। जब किसी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई या एफआईआई आता है, तो उस कंट्री में फॉरेन करेंसी भी आती है। फॉरेन करेंसी आएगी तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। सिंपल सी बात, लिखा हुआ है फॉरेन फंड्स कम इन डिफरेंट वे। एग्जांपल 2 हैं, एफआईआई और सेकंड है आपका एफडीआई। एफआईआई या एफडीआई के थ्रू आता है। दूसरा कहता है एनआरआई, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, या ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये टिक कर लो बेटा, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। एनआरआई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ओसीआई क्या होता है। तो ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्क क्या है दोनों में, लिसन टू मी। व्हाट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया? जो इंडिया में पैदा तो हुए, रिपीट कर रहा हूं, जो इंडिया में पैदा तो हुए लेकिन उसके बाद कई बाहर कंट्री में रह रहे हैं, फॉरेन में रहे, कनाडा एग्जाम्पल, मैक्सिमम जो सरदार लोग हैं कनाडा में रहते हैं, पंजाबी लोग कनाडा में रहते हैं, तो वो लोग एनआरआई कहलाते हैं। रिमेंबर, यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाते, बट वहां पे यहाँ पैदा जरूर हुए, सिटीजन तो है, रेजिडेंट नहीं है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ओवरसीज सिटीजन का मतलब क्या है, कि किसी की फैमिली थी वहां शिफ्ट हो गई, तो उनके जो बच्चे हो रहे हैं बेटा, वो एक्चुअल में सिटीजन तो वहां के हैं, बट पॉइंट इज वो फिर भी इस कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे अगर वो यहाँ पे शिफ्ट विजिट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो बिजनेस करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ये सारा पार्ट देखो। अब मैं अगर इस बात को लिखवा के बताऊं क्या पॉइंट है, सुनो बात ध्यान से, जो बोलने वाला हूं, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को, ये बात सुनते रहो ध्यान से। सर इंडिया में अब 2 बातें आती है, अब की बात कर लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, अच्छी बात थी, एनईपी एलपीजी लगाया गया। एलपीजी क्या था आपने रीडिंग करा ऊपर। अब पॉइंट सुनो ध्यान से। सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी, अगर मैं कहूं अप्रोच है, सबसे बड़ी आज के टाइम में इसके लिए बहुत बड़ा भाग्य है कि हाँ भी एग्जांपल, जितना ज्यादा आएगा उतना बेनिफिट इसको मिलने वाला है। सिंपल सी बात, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में होगी, इसको बोला गया इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन कैपिटल।
अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में लगाई जाएगी तो हमारे पास में रिजर्व्स इकट्ठे होंगे दूसरी करेंसीज, यूरो भी आएगा, डॉलर भी आएगा, रिंगेट भी आएगा, सब कुछ आएगा, रिमेंबर रियाल भी आएगा। तो पॉइंट इज डिफरेंट डिफरेंट करेंसी जब कंट्री में आएंगी तो वो हमें हेल्प करेंगी इंपोर्ट करने में, हमें अपनी करेंसी को बार बार खर्च नहीं करना पड़े, अपनी करेंसी बच भी गई, हम स्ट्रोंग भी हो गए और हमने उन्हीं की करेंसी से उनको वापस सामान दे दिया। अब इसके तरीके क्या क्या है सर? इंडिया में दो तरह से आती है, सुनते रहो ध्यान से बात को बोलने वाला हूं। एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड इज कॉल्ड एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफआईआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सुनते रहो ध्यान से बात को, समझा रहा हूं पूरा पॉइंट। इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो बात निकल के यहां से आती है कि सर ये होता क्या है। नॉर्मली केस में आपको एफडीआई का मीनिंग पता होगा, मैं बता रहा हूं क्या होता है। दोनों की दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसका मतलब फॉरेन की कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टर्स रह रहे हैं उन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया। याद करो अभी पीछे कुछ टाइम में नरेंद्र मोदी यूएस गए थे और वहां पर कोई नमो के नाम से कोई सेमिनार प्रोग्राम हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, रिमेंबर? तो उन्होंने क्या बोला, मेरे एनआरआई आप अपनी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए गए थे वो। व्हाट ही वांट्स कि या तो एफआईआई या एफडीआई के फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करो कंट्री में। दोनों में फर्क क्या है ध्यान रखना। एफडीआई का मतलब होता है बेटा एक ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है। डायरेक्ट का मतलब समझते हो, इस डी का मतलब है डायरेक्ट कंट्रोल भी है एंड डायरेक्ट ओनरशिप भी है। मतलब मालिक भी फॉरेनर्स कहलाएंगे और कंट्रोल भी उनका रहेगा। जिसका एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, जितने भी ब्रांड्स कंट्री में देख रहे हो ना, पेप्सी, कोक, ये सब कुछ क्या है, सारी एफडीआई है बेटा। इसका मतलब जो यहां पर वेंचर है उसके मालिक भी वही है, कंट्रोलिंग भी उनके हाथ में, बस वो यहां पे गवर्नमेंट को क्या करेंगे, यहां पर गवर्नमेंट को सिर्फ वो टैक्स पे करते हैं, दैट्स इट। आगे बात करता हूं, एफआईआई की बात करता हूं। सर दूसरा क्या बोला, डायरेक्ट कंट्रोल एंड डायरेक्ट ओनरशिप की बात थी। इज इट क्लियर? एफआईआई क्या होता है, इसको बोलते हैं एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बाय, देता हूं, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स किसके अंदर, इन सिक्योरिटी मार्केट। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, जिस तरह आप लोग अपनी कंट्री के डिबेंचर, स्टॉक, शेयर वगैरह खरीदते हो, इस तरीके से बाकी कंट्रीज भी तो हमारी कंट्रीज के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। और जो पैसा बहुत बड़ी अमाउंट में आता है, इन्फ्यूजन बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट में जाता भी है, तो बोलते हैं बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब सारा शेयर थोड़ी खरीदते हैं, कुछ डिबेंचर्स भी होते हैं, कुछ शेयर भी होते हैं, बॉन्ड भी होते हैं। आप लोगों ने परचेज किया था, याद है, बॉन्ड, बिटकॉइन, याद है बिटकॉइन? बिटकॉइन अपना था क्या? नहीं सर, फिर पैसा लगाया था ना, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, एफडीआई और एफआईआई होती है। एफडीआई कितने रूट से आती है? एफडीआई का इन कंट्री में आने का दो तरीके हैं, तो डुअल रूट से आती है। और ये बात पढ़ा देता हूँ, रीडिंग करवा देता हूँ, देखो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, दिखाऊं, आगे पढ़ते हैं। अब ये रीडिंग करें जो लिखवाने वाला हूँ, प्लीज इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, प्लीज दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसके नीचे लिखा हुआ है 4.9 पेज के ऊपर लिखा हुआ है ए सीरीज ऑफ मेजर्स, लिखा हुआ है ए सीरीज ऑफ मेजर्स विच वर टेकन टुवर्ड्स लिबरलाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करने के लिए एक सीरीज, कौन सा पार्ट, आज दिखाता हूं। अभी पीछे कुछ टाइम में आपको याद हो, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर गए ना जेल में, क्यों गए, दिखाता हूं, आओ दिखाता हूं। कह रहा है एफडीआई कंट्री में दो तरीके से आती है, दिखा हुआ है डुअल रूट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डुअल रूट। एफडीआई का कंट्री में आने का, इकोनॉमी में आने का दो तरीके होते हैं। एफडीआई दो रूट से आती है, एक है परमिशन रूट, एक होता है ऑटो रूट। क्या लिखा हुआ है, डुअल रूट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफडीआई। कह रहा है फर्स्ट है आरबीआई articulated the areas of automatic route and union government outlined the process of approval of the government route। इसका मतलब समझते हो? सर ये पूरा पार्ट एक काम करना, मैं लिखवाता हूं, पूरा पार्ट समझाता हूं। तो जिस एफडीआई की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, इस ऑटो रूट का मतलब, इस डुअल रूट का मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी बात, हेडिंग लिखता हूं, इंट्रोडक्शन या इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसे होती है। तो इंडिया में दो रूट है बेटा, एक को बोलते हैं ऑटो रूट, ऑटो से आएगी नहीं, ऑटो को नहीं, ऑटो का मतलब ऑटो थोड़ी होता है। सेकंड है ऑटो रूट, सेकंड है आपके पास परमिशन रूट। याद रखना जो बोलने वाला हूं,
ऑटो रूट एंड सेकंड इज परमिशन रूट। अब अगर मुझे बताओ, यहां बात की जा रही है एनआरआई की, यहां बात की जा रही है ओसीआई की, यहां बात की जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बाकी कंपनीज वगैरह हैं उनकी। अगर वो लोग हमारी कंट्री में पैसा डालना चाहते हैं, वो यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दो तरीके से पैसा आ सकता है। पहला होता है ऑटो रूट। ऑटो रूट को गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। क्या होता है ऑटो रूट के अंदर? अगर ये एनआरआई, अगर ये ओसीआई, कोई भी इन्वेस्टर अगर कंट्री में फंडिंग करना चाहता है, सिर्फ पैसा देना चाहता है, फंडिंग, कि हम पैसा भेज रहे हैं, पैसा ले लो हमसे, तो उसके लिए ऑटो रूट है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ खाली बेसिक गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करो, आप इकोनॉमी में पैसा भेज सकते हो। बट नंबर टू, परमिशन रूट क्या होता है? सर, एक ऐसे सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन, बेसिकली अगर मैं बोलूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर उसे बोलता है परमिशन रूट। मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी बोलती है कि मैं आपके यहां पर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि यहां पे आके मैं आपकी कंट्री में आके गाड़ियां बनाऊं, या मैं यहां पे आके मेडिसिन बनाऊं, या मैं यहां पे आके आपके टेलीकॉम सेक्टर में आऊं, या मीडिया में आ जाऊं, तो अगर आप कहते हो कि ऐसे सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन सबको, दैट इज कॉल्ड परमिशन रूट। ऑटो रूट के थ्रू क्या होता है? मेनली पैसा ट्रांसफर हो सकता है, बट आप जब फिजिकली यहां पे आना चाहते हो तो आपको यहां परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, तो बोलते हैं आपके पास में परमिशन। याद रहेगा। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा। तो फर्स्ट कह रहा है, लिसन टू मी, ये हर पर पढ़ाऊंगा, लिसन टू मी, सुनना से पिंकी बनाते हैं इसको। कह रहा है automatic permission was granted for technology agreements in high priority industries. The process of removal of restrictions on FDI is low technology areas as well as liberalization technology. सिंपल सी बात, इन शॉर्ट आपके पास टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की बात करता हूं। कोई एग्जांपल, कोई फॉरेन कंपनी है जो यहां पर एग्जांपल, ना सिर्फ इसके अंदर, और सुनो ध्यान से, इसके अलावा अगर कंट्री में पैसा भी आना है, फंडिंग की लिख लो, यहां पे फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसा भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एंट्री कर सकता है। जैसे एनआरआई जो पैसा कंट्री में भेजते हैं, एग्जांपल इंडिया के बहुत सारी फैमिली बच्चे वहां बाहर रहते हैं, दुबई रह रहे हैं, यूएस रह रहे हैं, तो लोग पैसा भेजते हैं ना, हु दे आर एनआरआई। तो एनआरआई यहां पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे के लिए ऑटोमेटिक रूट अप्लाई होता है। दूसरा कह रहा है परमिशन वाज ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओवरसीज ओसीबीज टू इन्वेस्ट अप टू 100% कैपिटल इन हाई प्रायोरिटी सेक्टर। वर्ड है हाई प्रायोरिटी सेक्टर। हाई प्रायोरिटी का मतलब ऐसे सेक्टर जिसके लिए परमिशन चाहिए ही चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं भैया, इंडिया में अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर आता है, इंडिया में अगर मीडिया कोई आता है, कोई न्यूज़पेपर आने वाला, एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर है आपके पास में, कोई टीवी चैनल है आपके पास में, तो इसके लिए परमिशन चाहिए ही चाहिए। आप एग्रीकल्चर के लिए मशीन बेच रहे हो, ऑटोमेटिक रूट है। बट आप ये बोलो कि एग्रीकल्चर के लिए हम पेस्टिसाइड बनाएंगे, इंसेक्टिसाइड मेडिसिन बनाएंगे देंगे, तो उसके लिए आपको अलाउड नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप क्या लिखा, नेक्स्ट देखो, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है हाइक इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन लिमिट 51% फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड लिबरलाइजेशन ऑफ यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम। अब बात सुनना, ये जो ऑटोमेटिक रूट और ये जो डुअल रूट की बात यहां पर की गई, परमिशन रूट की बात की गई, ये पहले परमिशन कितनी थी, अब कितनी? अगर बताऊं पहले परमिशन कितनी थी, अब कितनी है? धीरे धीरे इस परमिशन को कम किया गया। अगर तो दिखाता हूं, लिख लो इस पॉइंट को। सर, अब मैं जो यहां पे लिखा ना परमिशन रूट, इसी को थोड़ा और एलोबोरेट करता हूं, समझाता हूं क्या लिखा हो। सर, ये जो परमिशन रूट का पॉइंट है ना, ये परमिशन रूट क्या है, जानो ध्यान से बात को। परमिशन रूट का मतलब यहां पर क्या है, आइए समझते हैं। कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनीज को, किसी भी इन्वेस्टर को यहां परमिशन चाहिए, तो मुद्दा यहां पर यह आता है कि परमिशन कितनी कितनी मिलेगी। अब सुनो ध्यान से, इनिशियली शुरुआत में जब आपकी पॉलिसी इन 1991 की बात कर रहा हूं, इनिशियली जो परमिशन रेट था वो ये था बेटा, कि अगर आप बात करो कि कोई कंपनी यहां पर आना चाहती है सिंगल ब्रांड, मतलब याद करो आज जितने सारे प्रोडक्ट आप लोग कंट्री में देखते हो, नेस्ले देखा, नेस्ले में कितने आइटम है हमारे पास में? शुरुआत में इतने आइटम नहीं थे यहाँ पे नेस्ले कंपनी के। एक ही कंपनी जो एक से ज्यादा आइटम बना रही है, उसको बोलते हैं सिंगल, उसको बोलते हैं आप मल्टी ब्रांड कंपनी हो। तो हुआ क्या बेटा, पेप्सी कंपनी कितने आइटम आते हैं? पेप्सी आती है? नहीं सर, खाने पीने में भी है, कोर्स ऑफ ड्रिंक्स के अंदर भी है ना। पॉइंट क्या, पेप्सी कंपनी का नाम है। पॉइंट इज सिंगल ब्रांड, इसको बोलते हैं सिंगल ब्रांड, इसको बोलते हैं एंड मल्टी ब्रांड। अब सुना बोल रहा हूं, 1991 के बाद की बात है ये,
उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम एफडीआई को परमिशन देंगे, तो एफडीआई की स्टार्टिंग में परमिशन थी कि 51% तक एफडीआई कंट्री में आ सकती है, ओनली इन सिंगल ब्रांड। मतलब अगर कोई कंपनी आएगी तो अपनी एक किसी भी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर सकती है, वो भी कितना, ओनली 51% स्टेक तक। बाद में इसी स्टेक को और मल्टी ब्रांड था जीरो, मल्टी ब्रांड लाना अलाउड ही नहीं था। बट रिसेंटली अगर बात बताऊं अभी क्या चलता है, अब आपको पता होना चाहिए, सिंगल ब्रांड को तो बढ़ा के कर दिया गया 100% जो आपका रेट है, और मल्टी ब्रांड को बढ़ा के कर दिया गया अलग अलग रेट के ऊपर, कहीं 51% है, कहीं 49% है, ये रेट कर दिया गया। कितनी एंट्री अब कंट्री में हो सकती है, तो वही लिखा हुआ, देखो ध्यान से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है पढ़ना। कह रहा सर ये पॉइंट सुनो जो लिखा हुआ है, प्लीज इस पॉइंट पे टिक कर लो, ये पॉइंट डेट आने वाला है, ये वाला पार्ट बड़े काम का पॉइंट है बेटा, देखो देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी बुक का, चैप्टर का। क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करना। कह रहा सर साइनिंग द कन्वेंशन ऑफ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा बोलते हैं इसको, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, these efforts were boosted by the enactment of Foreign Exchange Management Act, FEMA बोलते हैं 99, which were replaced by FERA। FERA मतलब रेगुलेशन। पहले जो फेमा हुआ करता था उसे फेरा में कन्वर्ट कर दिया, समझ में नहीं आया क्या है फेमा क्या था, ओनली मैनेजमेंट करना, कि पहले सिर्फ ये था कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी उस पर हम सिर्फ आपके पास में सिर्फ मैनेज करेंगे उसको, कि आप आ जाओ, आप पैसा लगा लो, हम टैक्स ले लेंगे। अब क्या कर दिया गया, अब बना दिया गया उसको फेरा, अब फेमा नहीं रहा, बन गया फेरा। फेरा का मतलब है रेगुलेशन भी करेंगे, ना सिर्फ मैनेज करेंगे बल्कि हम आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं। याद करो मैगी कंपनी के साथ क्या हुआ था, नेस्ले कंपनी की एक कंपनी ने, मैगी ने हल्का सा फर्क डाला था, हल्का सा एग्जांपल, एक न्यूज निकल के आई थी कि लेड है उसके अंदर, उसकी क्या हालत हुई थी याद करो, अराउंड 400 मिलियन पैकेट डिस्ट्रॉय करने पड़े थे उसको। व्हाट इज दिस, ओनली बिकॉज ऑफ फेरा, फेरा ने वो काम किया था। कह रहा सर पहले एक्ट अलग था, अब एक्ट अलग है हमारे पास में। आगे कह रहा है सर एक पार्ट को चेंज करके, सॉरी उल्टा लिखा, ये पार्ट ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे है, तो फेरा से क्या हुआ, अच्छा उल्टा बोल दिया, लिसन टू मी। फेमा कह रहा है आपके पास में, को हाईलाइट करता हूं समझ में आएगा। फेमा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 दैट रिप्लेस बाय, अब देखो फेरा जो आपके 1973 में था उसको बदल के फेमा किया। लिसन टू मी, पहले सिर्फ रेगुलेशन था, मतलब कंट्रोल था, अब आप उसको मैनेज कर सकते हो, मींस दैट ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, कि मैनेजमेंट पार्ट अब गवर्नमेंट के हाथ में आ चुका। तो याद रखना कौन सा पार्ट हटाया गया, फेरा हटा के फेमा किया गया, उल्टा बोलने बोल दिया था। चलिए आगे, आगे कह रहा है which was less stringent in 1997, Indian government allowed 100% FDI in cash and carry wholesale FDI, 100% सिंगल ब्रांड मतलब कैश में अलाउड कर दिया, ब्रांड रिटेलिंग अलाउड 51%, और ब्रांड के लिए 51% 2006 में था। बट अब ये पार्ट बढ़ा के कर दिया गया 100% सिंगल ब्रांड के अंदर और 51% लिखवा भी दिया आपको मल्टी ब्रांड के अंदर। ये पूरा टॉपिक है, आप पढ़ोगे इसके अंदर तो यही लिखा जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा बेटा। दूसरा मैंने क्या बोला कि सर पहले था फेरा ओनली रेगुलेशन एक्ट, अब है मैनेजमेंट एक्ट, तो फेरा खत्म हो गया, अब आ गया आपके पास फेमा, ठीक है, फेना 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 नहीं है, फेमा है। ओके, एग्जांपल के लिए पॉइंट से आप इसको नीचे पॉइंट पढ़ सकते हो कि सैमसंग की जो कंपनीज हैं अपने पास में, इन कंपनीज का एडिशन इंडिया में हुआ है। ये पॉइंट था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके पास में इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई बनता है तो ये बनता है, इसको आपको पक्का पढ़ के जाना इस यूनिट। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ फॉर श्योर। आगे बढ़े, आगे आता हूं। अब नीड फॉर रिफॉर्म्स क्या है, अब मुझे बताओ, आपसे पूछूं भैया बताओ एलपीजी पॉलिसी क्यों चाहिए थी, बताओ। तो जो कहानी मैंने सुनाई वो पूरी कहानियां लिखी हुई है बेटा, क्या हुआ था, क्या करना था, क्या रिक्वायरमेंट थी। चाहो तो रीडिंग ओनली और ओनली रीडिंग करोगे इसको, चाहो तो, वरना कोई बात दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा, आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये जो पॉइंट यहाँ पे, ये आपको बता दिया मैंने, ये आप रीडिंग कर लेंगे, ये होमवर्क रहेगा। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में ये पॉइंट पढ़ाऊंगा इसके अंदर। पेज नंबर आओ इसके ऊपर 4.12, पेज नंबर 4.12 पे आओ, मीनिंग पढ़ चुके, यहां से पढ़ो इस पॉइंट को। ये जो पार्ट लिखा हुआ बेटा इसको लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्राइवेटाइजेशन में ये वाला पार्ट पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा सर डेलीगेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देयर आर 4 वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेटाइजेशन। क्या लिखा हुआ है,
प्राइवेटाइजेशन करने का आपके पास 2 तरीके कौन कौन से? पहला है आपके पास में डेलीगेशन, किसी को सौंप देना। डेलीगेशन किसी को सौंप देने को बोलते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करना। गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रीडिंग करना। गवर्नमेंट कीप्स होल्ड्स ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी, बनाऊंगी मैं, मैनेज मैं करूंगी, डिसीजन मेरे होंगे गवर्नमेंट का, लेकिन बेचना डिलीवरी करने का काम किसको दे रहे हो? आप दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, जो चाइना में चलता है। चाइना में चलता है, इसे बोलते हैं डेलीगेशन बोलते हैं, सौंपना बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना। देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बाय द गवर्नमेंट। डेलीगेशन में हैपन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी या ग्रांट। बनाऊंगा मैं, चीजें करूंगा मैं, लेकिन बेचेगा कोई और, डिलीवरी कोई और करेगा, डिस्पोजल काम किसी और के पास है, शिपमेंट आपके पास, लॉजिस्टिक आपके पास, आप करो ये काम, बना के मैं दूंगा बस। चाइना में यही होता है बेटा। दूसरा सुनो ध्यान से, व्हाट इज डाइवेस्टमेंट? दिस इज नॉट डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट क्या होता है? अलग होता है। डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों अलग वर्ड है बेटा। सुनो ध्यान से, क्या होता है? गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप, पूरा नहीं थोड़ा, partial ownership and responsibility and sells the majority stake to the one or more private entities in course of time. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पूरा का पूरा ओनरशिप एक को नहीं देती। गवर्नमेंट अपना कुछ ओनर, एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि किसी कंपनी के अंदर, एग्जांपल चेक करना, किसी कंपनी ओएनजीसी, आप सुनते ना, ओएनजीसी, ओटीसी, गेल बेल, ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, इनको इनका शेयर दिया गया अपने पास में। अब मुझे बताओ क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से बात को। मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कोई गवर्नमेंट कंपनी, अगर क्या कह रहा हूं, लिसन टू मी, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी अपना, एग्जांपल मैं कहता हूं कि 100% में से ओनली 40% स्टेक, 40% ओनरशिप की बेचना चाहती है, और एक को नहीं दे रही, एक या एक से ज्यादा कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को देती है काम करने के लिए, ओनरशिप दे रही है, मालिक काम नहीं दे रही, डिलीवरी नहीं, मालिकाना हक दे रही है, पूरा नहीं, पार्शियल पार्ट, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। क्या होता है? डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर। क्या मतलब है? लेकर आंसर क्या लिखा हुआ है? द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। Deregulation of facilities privatization is enable to private sector to challenge the government monopoly. The government monopoly through BSNL to MTNL has been displaced by the private sector. जब आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में था, आपने उसे प्राइवेटाइज नहीं किया, हमें मालिकाना हक नहीं दिया, तो कुछ नई प्राइवेट कंपनी आके आपको कंपटीशन देना शुरू कर देती है। एग्जांपल बीएसएनएल, एमटीएल किसने दिया कंपटीशन? एयरटेल, जियो, इन्हें दिया ना। तो ये क्या था? इसे बोलते हैं बेटा, आपके पास बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेक्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सेलिंग द पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज। यहां पर बेच देने का मतलब है, ओनरशिप पार्शियल में नहीं, अपना मालिकाना हक आपने किसी और को दे दिया। एग्जांपल से आपकी कंट्री में पावर सेगमेंट किसके हाथ में है? प्राइवेटाइज है। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ही मालिक, उसी का कंट्रोल वही करेगा। ये पॉइंट है बेटा। इन चारों वर्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन भी है, आपका ऐसे मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, तो प्लीज इसे याद से पढ़ के जाना। इन चारों में फर्क है, डेलीगेशन, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चले आगे आता हूं। अब कहता है भैया ये एफडीआई वाली बात कहां से आ गई? तो एफडीआई का पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहां से पढ़ना इसको कि एफडीआई क्या है, कितने कितने सेक्टर में कितना कितना दिया गया, अलाउड कितना किया गया, ये पूरा पार्ट आप लोग रीडिंग करोगे। कितने कितने सेक्टर के अंदर आपके पास में दिया गया, और कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर एफडीआई अभी भी नहीं दी गई। सिंपल सी बात, आपके पास में ऑटोमेटिक रूट अप्लाई नहीं होता। आपको पता होना चाहिए 5 सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास में मेन तो रखे हुए हैं, मेडिकल, डिफेंसिव आइटम याद है ना आपके पास में, बट उसके अलावा अगर हम बात करें कि परमिशन रूट कहां पर है, तो ऑटो रूट तो क्लियर है, बट यहां पर आपके पास परमिशन रूट की बात कर लेते। तो प्लीज जो मैंने यहां पे बोला ना, आपको हाईलाइट किया है पूरा पॉइंट, ये वाला पार्ट आप पढ़ोगे बेटा कि कितना कितना। अगर रीडिंग कराऊं तो देखो, दिखाता हूं, रीडिंग करवाता हूं, देखो यहां से चेक करो। लिखा हुआ है परमिशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सेक्टर। परमिशन सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, कह रहा है सम सेक्टर आर ओपन अप फॉर 100%, सम आर 26%, 49, 51। कहा ना मैंने, अलग अलग सेक्टर के लिए आपका ऑटो रूट भी अवेलेबल है, परमिशन रूट भी अवेलेबल है। बट पॉइंट यहां पर आता है सर, यहां से पढ़ो हमसे कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए परमिशन रूट की आवश्यकता होती है। तो आप ये पार्ट पढ़ सकते हो बेटा, रीडिंग कर पाओगे इस पार्ट को। एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बैटिंग, चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनी। एग्रीकल्चर में देखो कौन सा है, एग्रीकल्चर में बोला था ना, याद है आपके पास में सर एग्रीकल्चर सब कुछ है, लेकिन याद रखना जब आप बात करते हो पेस्टिसाइड्स वगैरह की बात करते हो,
रिमेंबर, आप बोलो कि हम तो एग्जाम में मेडिसिन बना के डालेंगे, तो क्या है, इसके लिए परमिशन चाहिए आपको। लेकिन नॉर्मली अगर एग्रीकल्चर से कनेक्टेड आप कोई भी मशीन लेके आ रहे हो या लगाना चाहते हो या कि हेल्प करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपके लिए ऑटो रूट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कह रहा है हाउसिंग रियल एस्टेट बिजनेस एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमिसेस रोड्स ब्रिजेस टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड। आप आ सकते हो, कोई कंपनी अगर चाहती है कि हाँ भाई मैं इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री करना चाहती हूँ, तो भैया कुछ लिमिट तक अलाउड है, बाकी लिमिट अलाउड नहीं है आपके पास में। कह रहा है ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर की बात करते हैं। आपके सिगार, चैरिटोज, सिगरेट वगैरह, टोबैको, अल्कोहल, इनमें क्या आपके पास में गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया है। इंडिया में लिकर बिकता है, शराब बिकता है, कहां से आता है, अब्रोड से भी आता है, और उसमें कुछ कंट्रोल है बेटा, कितनी लिमिट तक अलाउड है, कितना परसेंट आपका परमिशन रूट है, कितना। क्या मुझे बताओ कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना कोई भी आइटम बेच देगी ऐसे? नहीं अलाउड है बेटा। तो हर जगह चेक करना पड़ता है कि परमिशन रूट कहाँ है, कहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपको ये पार्ट रीडिंग करना है बेटा। मतलब सिंपल सी बात, कौन कौन से आपके पास पार्ट जो है, जो आपके पास में जहां पर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ये आपको रीडिंग करना। कर पाओगे रीडिंग? आगे आता हूं, और ये बेसिक पॉइंट आप इसको आराम से रीडिंग कर पाओगे बेटा। निधि कंपनीज क्या है, चिट फंड कंपनीज अलाउड होती है नहीं होती, भाई परमिशन चाहिए उसके लिए। चले आगे, कह रहा सर एंड द लास्ट वन इज एफआईआई बोलते हैं इसको। व्हाट इज एफआईआई? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये मैं बता चुका हम लोगों को क्या होती है कि सर जब आप किसी कंट्री के अंदर वहां के सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाते हो, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड में पैसा लगाते हो, दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय यू इज नोन एज, उसे बोलते हैं एफआईआई, व्हिच इज आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पढ़ पाओगे, और इसी के साथ में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आप इस पार्ट को रीडिंग कीजिए, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा क्या कुछ टॉपिक क्या नहीं है आपके सामने। मैंने कहा था ना ओसीबी क्या होता है, मीनिंग बताओ भैया। फेमा को किसके साथ रिप्लेस किया गया, कब रिप्लेस किया गया, याद है? फेमा को रिप्लेस किया गया फेरा के साथ, कब था सर? 1999 में किया गया था। तो जो पार्ट ऊपर पढ़ाए हैं उसी पे बार बैक टू बैक क्वेश्चन है, चेक कर पाएंगे आप सारे पार्ट को चेक कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आपने ऊपर रीडिंग कर लिए, आप इजिली रीडिंग कर पाओगे रीडिंग। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते आंसर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। यहां तक टॉपिक पूरा हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट क्लास के में, नेक्स्ट यूनिट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, बाय बेटा, टेक।